अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं उसके टाइट्रेशन कर्व को प्लॉट करने सीखा था और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर एथेनोइक एसिड के Ka की वैल्यू दी हुई है 1.75 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। और ये वैल्यू इसलिए याद रखनी है क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगी। ये मेन क्वेश्चन है जो अभी हमें सॉल्व करना है। इधर बस मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारी Ka की वैल्यू है एसिड, क्योंकि आपको पता है कि पीएच निकालने में वीक एसिड के लिए ये वैल्यू यूज होती है। अब अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को रीड आउट करें और फिर ये वैल्यू देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी चीज़ ब्यूरेट में है, कौन सी चीज़ फ्लास्क में है, और फिर आपको पीएच कैलकुलेट करना है। सारे 3 तरह के पीएच आप कैलकुलेट करेंगे। एक आप कैलकुलेट करेंगे इनिशियल पीएच, एक आप कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम, और तीसरा आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल पीएच। इन तीनों को फिर आप प्लॉट करके स्केच करेंगे और फिर आप चॉइस ऑफ इंडिकेटर पे जाएंगे। तो आज एक चीज़ स्टेप ऐड हो रहा है, चॉइस ऑफ इंडिकेटर। तो मैं आपको ये बताऊंगा। 1 मिनट ज़रा दीजिएगा मुझे। आप सबको आवाज़ क्लियरली आ रही है मेरी? ज़रा चैट में लिख के बताएं। चलिए, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से हेल्प चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपने देखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका मतलब है NaOH जो है वो आपके पास ब्यूरेट के अंदर है। ब्यूरेट के अंदर आपके पास इस वक्त NaOH है। तो दैट मीन्स आपके पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इथेनोइक एसिड है, CH3CO2H यहाँ पर है। और क्योंकि पीएच आप इसका मॉनिटर करते हैं तो स्टार्टिंग पीएच आपके पास लो होगा। अब हमें इनिशियल पीएच चाहिए। इनिशियल पीएच के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले H+ निकालना पड़ेंगे। वीक एसिड के H+ का निकालने का तरीका होता है √Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है, दैट इज आई थिंक 0.1। मैं अभी देख के बताता हूँ, बट Ka की वैल्यू ये रही 1.75 इंटू 10⁻⁵। अभी जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी उससे आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 1.75 इंटू 10⁻⁵ को अंडर रूट लेना है, उससे आपके पास H+ आएंगे, फिर उसका माइनस लॉग लेना है तो आपके पास पीएच की वैल्यू आएगी। तो लेट्स सी के कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है एसिड की। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये अगर आप पार्ट डी पढ़ें, 0.1 मोल पर DMCB ये लिखा हुआ, 0.1 मोल पर DMCB इथेनोइक एसिड। लेट्स कम बैक टू दी कैलकुलेशन। 0.1 है वो वैल्यू। तो आप जल्दी से ज़रा मुझे 0.1 को 1.75 इंटू 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट लें, जो आंसर आएगा उसका माइनस लॉग लेके ज़रा इनिशियल पीएच बताएं कितनी आ रही है आपके पास। 2.88 आ रही है। तब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2.88 कहीं यहाँ पर होगा, इसको आप लेबल कर लें 2.88। अब हम निकालेंगे न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम। न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज करा करें, C1V1/N1 इक्वल टू C2V2/N2। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। N1 N2 मोल रेशियो है। तो एथेनोइक एसिड और NaOH की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें मोल रेशियो 1:1 है। इथेनोइक एसिड और NaOH की जब इक्वेशन आप लिखेंगे तो यहाँ पर सोडियम एथेनोएट, सॉल्ट प्लस वाटर, और इक्वेशन बैलेंस है तो रेशियो 1:1 है। तो N1 N2 1:1 है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए फाइनल मिटा रहा हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आप देखें कि अगर आपने C1 कंसंट्रेशन 0.1 है, इनटू वॉल्यूम हमें निकालनी है, N1 1 है, C2 0.1 है, एसिड की वॉल्यूम 10 cm³ ऐड की गई है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाय N2 भी 1 है। तो 0.1 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम 10 आ जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम ये रही है, यहाँ पे मैं मार्क खींच रहा हूँ 10 पे।
10 पे मैंने मार्क कीज दिया, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है 10। अब हमें निकालना है फाइनल पीएच। तो मैं ये देख रहा हूँ कि टोटल वॉल्यूम NaOH की 20 cm3 ऐड की गई। यहाँ वॉल्यूम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 20 में से 10 के अंदर जो है न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। तो फाइनल पीएच करने के लिए पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ NaOH रिमेनिंग, कितने मोल्स NaOH के बचे। तो मोल निकालने के लिए कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, तो भाई ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल। अब मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, नई कंसंट्रेशन की NaOH की कंसंट्रेशन आएगी 1 × 10⁻³ अपॉन टोटल वॉल्यूम है 30.03। इससे कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 0.033। ठीक है, ये वही वाली वैल्यू जो कल आई थी। तो इससे जब आप प्रोसेस करेंगे Kw की वैल्यू में डालकर, तो दोबारा से 12.5 आपके पास फाइनल पीएच 12.5 आएगा कल की तरह। अब क्योंकि ये एक वीक एसिड है और इसका इनिशियल पीएच 3 पे आ रहा है, तो आप पहले डिसाइड कर लेंगे 4, 5, 5 से ऊपर कहीं पे जाके आपने इसको मिलाना है, इस लाइन से 6 पे मिला दें चलें, क्योंकि 2 पीएच यूनिट ऊपर मिलाना होता है। तो आप ये लाइन, ये 2 पॉइंट्स बना के इन दोनों को यहाँ मिला दें, और उसके बाद आप इसका नीचे वाला हिस्सा जो है मिटा सकते हैं बाद में। ये आपने नीचे वाला हिस्सा मिटा दिया। उसके बाद आपने इसको एक्सटेंड करना है एटलीस्ट 12 तक स्ट्रेट। ये मुझसे स्ट्रेट बन नहीं रही है, स्ट्रेट आपने इसको एक्सटेंड करना है। उसके बाद 12 पे लाने के बाद 12.5 पे आपने इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे। तो ये आपका स्केच हो गया। अब हम देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से रेंज स्टार्ट हुई है और 12 तक तो गई है, तो हम इसको 11 कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड के। 6 से 11 तो हमारी पीएच रेंज बनती है, 6 से 11। अब हम ऐसा इंडिकेटर देखेंगे जो 6 से 11 में आता हो। 6, 7, 8, 9, 10, 11 के दरमियान कलर चेंज करता हो। तो भाई ये तो 0 से 1 करता है जो कि 6 से पहले है, तो ये इंडिकेटर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये भी 1 से 2 में करता है जो कि 6 से पहले, और ये भी 3 से 4 में करता है जो कि 6 से पहले। 9 से 10 जो है वो इंक्लूसिव ऑफ दिस रेंज है। 9 से 10 इस रेंज के, 6 से 11 की रेंज के बीच में आता है। तो हमारा इंडिकेटर होना चाहिए थाइमोल्फिनोफ्थलीन, थाइमोल्फेलिन। ये हमारा पूरा इस तरीके का प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। जी, ये समझ में आया? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से मैंने एक रिकैप दिया है दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। एक चीज इसमें एडिट है कि इसके अंदर साथ में इंडिकेटर की चॉइस भी है, वो भी मैंने आपको बताई कि हमने कैसे सिलेक्ट किया है। किसी को भी कुछ पूछना है तो अभी पूछे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, वो आप लोगों ने करना है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो जरा चैट में लिख दें क्लियर है सबको। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ।
होती है वो आप लोग करें। इसके लिए हो सकता है कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना पड़े अपने पास। पहले इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि जो इनिशियल पीएच है आपके पास वो 2.88 है, ये इनिशियल पीएच। उसके बाद आपने न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम निकाली होगी कि कितने वॉल्यूम के ऊपर जो है वो, ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली। इनिशियल पीएच 2.88, न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम 10 और फाइनल पीएच 12.5 इन तीनों, और इंडिकेटर थायमोल फेलिन। ये आपके आंसर्स हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दिस वन। ये क्वेश्चन बेटा पूरा आप सॉल्व करें। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मेनली मिलेगी, यहाँ से, इस पॉइंट से। इसमें आपको जो बेस है पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन इसका बेस का आपको इनिशियल पीएच निकालने के लिए ऊपर आई थिंक इन्होंने हेल्प दी हुई है पाइपेरिडीन की इनिशियल पीएच, क्योंकि इनिशियल पीएच पाइपेरिडीन की होगी क्योंकि वो पढ़ा हुआ है क्लास। तो ये इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे पाइपेरिडीन की इनिशियल पीएच 11.9, क्योंकि वीक बेस है ना, तो वीक बेस की पीएच निकालने नहीं आती सिलेबस में, तो 11.9 स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है आपको पहले से 11.9। तो यू जस्ट हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। आप बस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद 11.9 आप मार्क कर लें अपने पास, ये 11.9 ये आपका इनिशियल पॉइंट है। बाकी चीज़ें आपने खुद ने करनी है, और नीचे इंडिकेटर भी खुद ही सिलेक्ट करना है आपने। स्टार्ट करें बेटा। इंडिकेटर बताएं कौन सा बन रहा है आपका।
जी बेटा, प्रॉब्लम हो रही है कोई? बहुत देर हो गई, आंसर नहीं आया। कौन सा इंडिकेटर सही है? क्या रेंज कितनी बन रही है आपकी? रेंज कितने पीएच से कितने पीएच तक? एक आंसर आया बेटा अभी तक। अच्छा जी, तो बतूल बेटा कहाँ पहुंची? आंसर क्यों नहीं आ रहा? जी बतूल। सर मुझसे नहीं हो रहा। वॉल्यूम निकला है 15 cm क्यूब, फिर उसके बाद नहीं हो रहा। स्टिल डूइंग इट। चले यहाँ देखें सब लोग कैसे होना था। ऑब्वियसली आपने न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम से स्टार्ट करना था। C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 लगेगा, क्योंकि N1 N2 1:1 रेशो में है। अच्छा, हमें कैसे पता N1 N2 1:1 रेशो में है? क्योंकि ये जो बेस है पाइपेरिडीन, इसका कोई वैसे तो आपके पास फॉर्मूला तो है नहीं और आप इसकी इक्वेशन इस तरह बना नहीं सकते। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे A2 लेवल की, तब आप इसका फॉर्मूला बना सकेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका रेशो 1:1 है। और हमेशा आप देखिएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन उसमें 1:1 आता है, पर ऐसा नहीं कि 1:2 नहीं हो सकता। आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें 1:2 भी है। इस केस में 1:1 है। तो आपको जो मेन सवाल मुझसे पूछना था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये था कि सर ये रेशियो कैसे पता चलेगा। बट मोस्ट ऑफ यू हैव प्रोसेस्ड और वो ये पूछ नहीं रहते कि सर यहाँ रेशियो कैसे पता चलेगा। इक्वेशन तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, इसकी पाइपेरिडीन हमें पता नहीं है। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि इसका रेशियो 1:1 है। अभी क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप आगे प्रोसीड करेंगे।
अच्छा, अब आप अगर देखें तो कंसंट्रेशन जो है आपके ये साइड में बेस को दे रहा हूँ और वो साइड में एसिड को दूंगा, और आप एसिड की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। तो बेस की तो वॉल्यूम आपके पास 10 है और उसकी कंसंट्रेशन 0.15 है, इज इक्वल टू एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है इनटू वॉल्यूम। तो इसका आंसर 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। 1.5 अपॉन 0.1 इज 15, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि आप, क्योंकि ये एक वीक बेस है पाइपेरिडीन, दूसरा सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि पाइपेरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आ रहे हैं या 3 यूनिट नीचे लेकर आ रहे हैं। तो वो सवाल भी आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा। तो इट्स अ वीक बेस, ठीक है। तो अगर ये आपकी 15 की लाइन है और आप 12 पर हैं और आपको इस लाइन पर आना है 12, 11, 10, तो 10 के बाद कहीं पे 9 पे या 10 के बाद 10:30, 9:30 पे कहीं पे यहाँ लाकर आपको उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपको उसको नहीं जोड़ना चाहिए, यहाँ लाके आपको उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप जो है इसका एक कर्व की सूरत में लाके आप इसको जोड़ देंगे। मुझसे एग्जैक्ट फ्री हैंड नहीं बन रहा। उसके बाद आपको निकालना है फाइनल पीएच। अब जाहिर सी बात है सिर्फ 5 cm³ जो बतूल आपको इशू हो रहा है। बतूल जरा माइक अनम्यूट करें अपना। जी सर। एक्सेल टोटल आपने कितना ऐड किया है? हेलो सर। जी, HCl टोटल कितना ऐड किया है आपने? HCl 20, न्यूट्रल एडिशन में कितना इस्तेमाल हो गया? 15। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है ना, 5 जी। cm³। सबसे पहले 5 cm³ में मोल निकालें। मोल्स ऑफ HCl इन एक्सेस कितने हैं? 0.1 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000, 5 इंटू 10⁻³ आ गया मोल्स, सही है। अब आप HCl की नई कंसंट्रेशन निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स ओवर वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है? इसका 10, उसका 20, 30.03। 5 एक्सपोनेंट -3 अपॉन 0.03 करें। वो कह रहे हैं 0.167। एक्सपोनेंट माइनस, एक सेकेंड, वो कह रहे हैं एक्सपोनेंट -4 आएगा। 0.1 इंटू 5 अपॉन 1000 करें जरा। ये वाला पहले प्रोसेस करें, बताएं। एक्सपोनेंट -3 आ रहा है, -4 आ रहा है एक्सपोनेंट? 4 आ रहा है। पहला पार्ट, अच्छा ठीक है। फिर -4 वाले एक्सपोनेंट से 0.03 को डिवाइड करें। 0.0167। 0.0167, इसका माइनस लॉग ले लें, क्योंकि जो HCl की कंसंट्रेशन होती है वही H+ की कंसंट्रेशन होती है। 1.7 1.78। 1.78 आपका फाइनल पीएच है। 1.78 आपका फाइनल पीएच है। तब आप इसको 2 तक, 2 के करीब तो ले आए, ठीक है। 2 के करीब ले आए और यहाँ पर लेवल ऑफ कर दें, बल्कि यहाँ पर लेवल ऑफ कर दें, ठीक है, इस तरीके से। सही है। तो अब आपकी जो रेंज बन रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने कहानी शुरू की थी 12 से, और 12 से आपको 3 पीएच यूनिट नीचे आ रहा था, 11, 10 और 9 से आपने कहानी जो है ना वो स्टार्ट की है। 11, 10, 9, 9 से आप कम से कम आए हो 2 तक। 9 से 2 तक की आपकी रेंज है, या 8 से 2 ले लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। 8 से 2 है आपकी रेंज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 से 8 तो लाजमी है ही है, 2 से 8 भी हो सकती है। ये आपकी पीएच की रेंज है। तो अब हम इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। 2 से 8 की रेंज है आपकी। अब 2 से 8 की रेंज में, 2 से 8 की रेंज में पहला वाला तो नहीं आता, दूसरा वाला आता है। ये 11 से 12 नहीं आता, ये नहीं आता, बी आता है बेटा। कुछ बच्चों ने बी इंडिकेटर दिया था, जो कि 3 से 4 में आ रहा था। सही है, क्लियर है सबको? अब हम आंसर देखते हैं। ये आपके आंसर है, इंडिकेटर बी। बिल्कुल आपकी जो फाइनल वैल्यूज हैं
1.78 आपने कहा था, 1.8 इन्होंने पीएच ली हुई है, 15 आपकी न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम थी, इंडिकेटर भी है आपका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अपने पास बेटा डाउनलोड करें खुद डॉक्यूमेंट, मेरे लिए यहाँ खोलना मुश्किल होता है, ताकि आप सारी वैल्यूज देख सकें। मुझे ये कर्व बता के इंडिकेटर रेंज बताएं, कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू तक आ रही है। इसमें कोई इंडिकेटर सिलेक्शन का पार्ट कॉपी नहीं हुआ हुआ होता है यूजुअली, अभी हुआ हुआ नहीं है, तो आप बस इंडिकेटर रेंज बनाएं यहाँ पे खुद ही। आइसोसायनिक एसिड के बारे में ऊपर चीजें दी हुई होंगी, ये आपने खुद ने सॉल्व करना है पूरा। आइसोसायनिक एसिड का पहले पार्ट में पीएच निकालना है, के दिया हुआ सब कुछ यहाँ से करना शुरू करना है आपने। इसको स्टार्ट करें। जी फरदान, कहाँ तक पहुंची हैं आप? उमर महमूद, मोहम्मद भाई, क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? इनिशियल पीएच क्या आई है आपकी, फाइनल पीएच क्या आई है, न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम क्या आ रही है आप लोगों की? जी शुमाइल, आंसर बताएं बेटा। आप लोगों की तरफ से क्लास में पार्टिसिपेशन कम हो रही है बहुत दिनों से, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही गायब हैं। सर मेरे वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने अभी वापस से ज्वाइन करी है मीटिंग। अच्छा,
कुछ गुमनाम बच्चे हमारी क्लास में, फरिया रियाज, हसन बिन कामरान। स्पीड बढ़ाएं बेटा आप लोग, एक क्वेश्चन और करना है। हाँ भाई खुशबक, थोड़ा खामोश खामोश चल रही हो 2-3 दिन से, समझ में आ रहा है टॉपिक? सर आ गया था लेकिन अभी काफी टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सवाल नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है बस, इसमें ज्यादा सवाल आए हुए नहीं कोई। चलिए बेटा मैं जरा ये सॉल्व कर रहा हूँ, अब जरा देखें यहाँ पे। अच्छा जी, तो हमारे साथ अभी यूशा भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर बोलो। इनिशियल पीएच निकाला आपने एसिड का यहाँ से? जी सर वो 2.5। 2.5 आ रहा है। हम्म, चलिए ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं ये आंसर कंफर्म कर देता हूँ आपको। 2.5 आ रहा है, सही। अब 2.5 आपका इनिशियल पीएच होगा, 1 2 2.5, बिल्कुल यहाँ पे 2.5 इनिशियल पीएच होगा। अब फाइनल पीएच निकालने के लिए, क्योंकि ये 1:2 का रेशो आएगा, आपको इसकी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। एसिड कौन सा एसिड है आपके पास? आइसोसाइनिक एसिड है, ठीक है। जी अब ये 1:2 का रेशो इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप ऊपर इक्वेशन देखें तो वो कितने H प्लस प्रोड्यूस करता है? एक। एक, ये HCl की तरह का सब्सटेंस है। HCl एक H प्लस प्रोड्यूस करता है, एक Cl नेगेटिव। तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि मोनोप्रोटिक है और बेस जो है वो डायबेसिक है। तो अगर हम इसकी जगह HCl सोच लें आसानी के लिए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ 2 आएगा, तो रेशो 2:1 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी है सब बच्चों के लिए। अगर आपने 1:1 रेशो लिया था तो कहानी खराब हो जाएगी। पेशेंट में 2:1 का रेशो आएगा। जी तो अब सर आप वही जब ली थी, 1:1 ली थी। न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो बेस रेशो एसिड, तो बेस की कंसंट्रेशन नीचे दी हुई है, मुझे याद नहीं कितनी है, उसकी वॉल्यूम आपने निकालनी है, नीचे 1 लेना है। वॉल्यूम मैं कंसंट्रेशन यहाँ लिख दूंगा,
एसिड की कंसंट्रेशन जो भी होगी, वॉल्यूम एसिड का जो भी होगा, नीचे यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये रखिएगा। अब हम जाके नीचे जरा ये वैल्यूज चेक करते हैं कितनी, ये नहीं यहाँ दी में। तो बहरहाल कंसंट्रेशन जो है बेस की 0.1 है, ये लिखी हुई, और एसिड की जो वॉल्यूम है वो 20 है, और एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है। तो 0.1 0.1 से कैंसिल हो जाएगा, और 20/2 10 cm³ आपकी न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम आएगी। 10 cm³ न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम हो जाएगी आपकी। 10 पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है भाई यहाँ पे, सही है। और 2.5 आपका स्टार्टिंग पीएच है, स्टार्टिंग पीएच 2.5 है, न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम 10 निकल आई है। अब फाइनल पीएच निकालना जरूरी है। अब आप ये देख सकते हैं कि 20 cm³ एक्सेस है, एसिड बेस 20 cm³ एक्सेस है। तो पहले आप बेस के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकलेंगे 20 इंटू 0.1/1000, ये निकलेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3। निकलेगी कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकलेगी मोल्स 2 इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम। इस दफा वॉल्यूम 30 + 10 40 है, दैट इज 0.04। जरा ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं कंसंट्रेशन कितनी आई। 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.04। सर 15 ही है, क्या 15? मतलब टोटल जो वॉल्यूम है 15 ही है, क्योंकि नहीं, 30 है एसिड उसकी, उसकी एसिड 20 है। एसिड कितना डाला है? 20 डाला है, सॉरी मैं देखा नहीं था। 50 है बिल्कुल, 50 है, तो 50 से 0.05 से डिवाइड होगा। मैं समझ रहा था 10 है, एसिड एसिड 20 है, 50 है बिल्कुल टोटल वॉल्यूम, 0.05 से डिवाइड होगा। सर 0.04। 0.04 कंसंट्रेशन है। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 0.08 होगी, क्योंकि ये डाई बेसिक है। हाइड्रोक्साइड 0.08 हो गया, सही है। हमें तो OH की कंसंट्रेशन चाहिए ना बेस की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप Kw के एक्सप्रेशन में डालेंगे, Kw इज इक्वल टू H+ इंटू OH माइनस, तो 1 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H+ इंटू 0.08। तो जरा H+ निकालें और फिर माइनस लॉग लें। 1 एक्सपोनेंट -14 को 0.08 से डिवाइड करें, आपके H+ आ जाएगा, उसका माइनस लॉग लेते हैं। थर्टीन 12.9 आ रहा है। ठीक है, 13 आपका फाइनल है। सबसे पहले तो क्योंकि आप 2.5 पर हैं, समझे आप 3 पर हैं, तो 3 पर आप हैं, तो क्योंकि ये एक वीक एसिड है, तो 4 5 के बाद जोड़ना है आपने, 6 पे जोड़ दें या किसको, 6 पे जोड़ दिया आपने इसको भाई, यूं करके 6 से आप चले जाएं डायरेक्ट 12 तक। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वैसे तो वीक बेस है, मेरे हिसाब से बेरियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, सही है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। बट होता क्या है, ग्रुप 2 में, जब ग्रुप 2 में नीचे जाते हैं तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल ही वीक बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड फिर भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ सकता है। तो यहाँ पर हम फ्लैट लाइन बना लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी अज्यूम किया है टोटल डिसोसिएशन, वरना तो पार्शियल डिसोसिएशन अज्यूम करते हैं ना कैलकुलेशन में। अगर मैंने कहा है कि 0.04 है, वो 0.08 है, तो अब ऑब्वियसली टोटल डिसोसिएशन अज्यूम कर रहे हैं, तभी तो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, वरना पार्शियल डिसोसिएशन में तो बेस कांस्टेंट आ जाएगा बीच में। तो आप क्या करें, 13 से करीब 12 तक तो स्ट्रेट ले जाएं इसको, 12 तक आप इसको स्ट्रेट ले जाएं। 12 तक स्ट्रेट ले जाने के बाद 13 पे आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं यूं करके, ठीक है। तो ये आपकी रेंज हो गई। तो 6 से 12 की तो रेंज पक्की है आपके पास, 6 से 12 की रेंज। एनी क्वेश्चंस? जो बच्चे कुछ सवाल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम किसी को, पूछ ले अभी।
एनीवन हैविंग एनी इश्यूज? नहीं भाई, सब चीते चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो चीते बच्चों, एक सवाल और है, ये अब आप लोग खुद से कीजिएगा आराम से। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन एंड इफेक्ट, जो मैं कल की क्लास से स्टार्ट करूंगा। इस टॉपिक के बारे में ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए 5 सवाल हैं ग्राफ के, बस इसके अंदर पूरे 2002 से 2018-19 तक, तो आपको इन्हीं को ही रगड़ रगड़ के चीज़ों को करना पड़ेगा जी। बख्तावर क्या पूछ रही हैं? सर बेटा जहाँ अल्लाह से ने आपने माइक दिया अनम्यूट करने के लिए ना, जल्दी कर लिया करो। जहाँ से आपने ग्राफ लेवल ऑफ किया है वो दोबारा रिपीट करते हैं, जो आप स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता रहे थे, बैरियम 13 है ना आपके पास फाइनल पीएच। अब आपको ये डिसाइड करना था स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, तो मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए कहा है क्योंकि बेटा अगर ये वीक बेस होती ना तो आप इसका फाइनल पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? वीक बेस का तो फाइनल पीएच कैलकुलेशन है ही नहीं सिलेबस में, तो आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस ही कंसिडर करना है, ठीक है। और तो आप इसके करीब लाकर इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ना, इस पे इस तरह। ओके सर। अच्छा, हैविंग सेड दिस, हमारा कल से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिफरेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन एंड इफेक्ट। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन कोफिशिएंट। आई एम लुकिंग एट कि हम इसको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें, ये रहा पार्टीशन कोफिशिएंट, ये 2 टॉपिक और हैं। तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो 15 सितंबर की डेट आ रही है स्कूल्स ओपन होने की, मुझे नहीं पता आप में से सब लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं स्कूल के बारे में और आपके पेरेंट्स के क्या डिसीजन होंगे, बट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी तो वी हैव टू गो विद द डिसीजन। आज फर्स्ट डे है यूके में स्कूल्स रीओपन होने का, मेरी कजन्स वहाँ गई हुई हैं बच्चियाँ, आज उनका फर्स्ट डे है। तो वर्ल्ड ओवर कोशिश हो रही है, आपको पता है स्कूल्स खोलने की, उसके ऊपर लोगों के डिफरेंट स्टैंड हैं। कैसे मैनेज होगा, उसकी क्या एसओपीज होंगी, सब चीज़ें ऐसे तो गवर्नमेंट बताएंगी, हमें से फॉलो करना है। एज ए टीचर और स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि अगर किसी पेरेंट की रिजर्वेशन होगी, वो स्कूल पेरेंट बच्चे को नहीं भेजेगा, तो हमारी सपोर्ट आपके साथ ऑनलाइन चलती रहेगी जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते। नंबर 1, जो बच्चे इन स्कूल क्लासेस आके लेंगे उनकी पढ़ाई वहाँ पर भी चलेगी। अभी ये वेल्स मैनेज कैसे करेगा ये अभी प्लान रिवील होना बाकी है, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट अपना प्लान डिटेल्ड दे देगी, आई थिंक आ गया है 7th को उन्होंने कहा था, वो हमें कंफर्म बताएंगे 7 सितंबर को। तो लेट्स वेट के इस वीक के एंड तक क्या होता है। बट इन द मीन टाइम अगर मैं चीज़ों को देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि हम 15 तक, सॉरी जी, क्वायरी डिस्कशन अगर आपने करनी है रिएक्शन काइनेटिक्स का तो हम दिन रख सकते हैं। पहले तो मैं मिस सुमेरा से पूछ के डेट आपको कंफर्म कर देता हूँ कि रिएक्शन काइनेटिक्स किस दिन टेस्ट है, तो फिर आपको बीच में एक क्लास रखें हम क्वायरी डिस्कशन की, ताकि अगर आपको रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप उस क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपसे कहना था कि मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं ये टॉपिक्स जो हैं 2 ये कराकर ये टॉपिक तक तो कंक्लूड कर लूँ, सही है। उसके बाद जब स्कूल खुलें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। अच्छा, अब उसमें जैसे थे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कुछ कच्चा पक्का हुआ होगा पुराना, उन बच्चों को मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने सिलेबस जल्दी स्टार्ट कर लिया था तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभी अगस्त ही खत्म हुआ है और हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए होंगे। यूजुअली अगस्त में एक ही चैप्टर खत्म हुआ होता है मेरा, तो मैं 2 चैप्टर की लीड पे चल रहा हूँ अपने नॉर्मल टाइम से, तो वो आपको एडवांटेज देगा। बट वो एडवांटेज मैं आपको इमीडिएटली नहीं दूंगा कि स्कूल खुला और आप कहेंगे रिविजन स्टार्ट कर दें अभी से, ऐसा नहीं होगा। द रीजन फॉर दैट इज कि अभी जब स्कूल खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैपेजर्ड होंगी, हमें नहीं पता होगा कि एक दिन बच्चों को बुलाएंगे एक दिन नहीं बुलाएंगे, कोई ऑनलाइन होगा कोई नहीं आ रहा होगा। जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो आई एम टारगेटिंग कि जब हम एक दफ़ा सिलेबस ऑफिशियली ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमारे पास वही 2 महीने का मार्जिन आएगा, फिर से 1-2 महीने का सिलेबस जल्दी ही ख़त्म होगा। देन आई विल गो फॉर द रिविजन ऑफ द फर्स्ट 3 टॉपिक्स, जिसमें एनर्जेटिक्स और ये काइनेटिक्स और इक्विलिब्रिया शामिल होंगे, कि इनको दोबारा से जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको क्लासरूम टीचिंग से दोबारा से समझा दिया जाए चीज़ों, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी। तो जब स्कूल खुलें तो उस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि फ़ौरन से सब चीज़ें जो है उसी वक्त कराई जाएँ, ये प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, सही है।
हो सकता है हम स्कूल से बात करके ये चीज़ें मिड ईयर से पहले करा दें। हम बोलेंगे ठीक है मिड ईयर बच्चे को देना है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चे को तो मिड ईयर से पहले एक टारगेट रख के उसको वहाँ करा दें, और फिर सेकंड ईयर सेकंड टर्म उसी लेवल से स्टार्ट करें जैसे नॉर्मली करते हैं। तो देयर कुड बी टू स्ट्रेटेजीज टूवर्ड्स दिस। मैं पहली वाली के साथ जाना चाहूँगा बिकॉज वी डोंट नो कि स्कूल एकदम से फिर बंद हो जाए कोरोना की वजह से। ठीक है जी, एएस ऑर्गेनिक मैंने आपसे कहा था कि जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो मैं एएस के कंप्लीट रिवीजन से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल A2 में जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट कराऊंगा, उसके बाद एक और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो कराऊंगा, और फिर ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड टर्म में देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में हम ऑर्गेनिक देख भी नहीं रहे हैं, तो आई एम नॉट लुकिंग एट ऑर्गेनिक इन द फर्स्ट टर्म। अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो वो इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं, अगले दो भी इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में जो एनर्जेटिक्स में लेटेस्ट एनर्जी की कैलकुलेशन पढ़ी, बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, एंट्रोपी पढ़ा, गिब्स एनर्जी पढ़ा, इन पांचों का अगले चैप्टर काइनेटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक्स में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप पढ़ा, कैटालिसिस पढ़ा, इन सब का अभी इस चैप्टर में इक्विलिब्रिया के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्विलिब्रिया में आप पीएच कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं, बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पीएच कर्व पढ़ा है, अभी आगे दो और टॉपिक पढ़ेंगे। इनका अगले चैप्टर के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप में से कोई अगर आज भी हमारे साथ रेगुलर होता है तो उसको असूलन उस टॉपिक को समझ में आना चाहिए। आप ये सोच के ना बैठे कोई भी बच्चा कि यार पहले हमने सीक्वेंस नहीं बनाया तो अभी क्यों नहीं समझ, अभी क्या पढ़ पाएंगे। ये A2 के अंदर टॉपिक्स इंटरलिंक्ड नहीं है, सही है। एएस केमिस्ट्री नहीं है ये, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है। A2 के अंदर जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, किसी को पहले पढ़ सकते हैं, किसी को बाद में पढ़ सकते हैं, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है सर। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे काफी दिनों बाद हमें ज्वाइन करते हैं, उनकी आज शक्लें नजर आ रही होती हैं, तो वो फिर सीक्वेंस मिलने में प्रॉब्लम होगी। जैसे तो लाइट के इशूज हैं बच्चों के साथ, तो पिछले 4-5 दिन में आपको पता है शहर का हाल रहा है। वो हम तो गुलशन में रहता हूँ मैं, तो यहाँ लाइट आ गई थी नेक्स्ट डे, पर काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर डिफेंस साइड पे, वहाँ जहाँ क्लासेस हो रही हैं बच्चों की रूट्स वगैरह में, तो वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, बच्चे नहीं ले पा रहे क्लासेस अभी तक। तो हैविंग सेड दिस, आप इसको चैप्टर को बुक से पढ़ लीजिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। कल हम कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, और अभी मिस सुमेरा आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ऑफिशियली टाइम बता देंगी टेस्ट का नेक्स्ट वीक का, और फिर उससे पहले आप एक रिविजन क्लास मतलब डिस्कशन क्लास पास से बस के रख लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए तो यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।